मास्टर फकीर साईं क्लास की एक यतीम बच्ची को घर ले आए क्योंकि इसका कोई सहारा नहीं था और उन्होंने इसके नाम को जायदाद भी कर दी ताकि इनके मरने के बाद बच्ची को परेशानी ना हो। लेकिन इनकी बीवी और बेटों को जब पता चला तो वो आग बगोला हो गए और मास्टर साहब हार्ट अटैक से मर गए। मास्टर साहब के बेटे इस बच्ची पर बहुत जुल्म करने लगे और इसे घर की नौकरानी बना लिया। एक दिन बड़े बेटे ने रात के अंधेरे में इसके साथ ज्यादती की और वो चीखती चिल्लाती रह गई। वो ज्यादती करके अपने कमरे में लौटा तो इसकी रूह लरस गई क्योंकि वहां पर इसकी गांव में दरख्तों की छांव के नीचे एक पुरानी बोर्ड पर स्याह बोर्ड टिकाए हुए मास्टर फकीर साईं ने एक हाँक लगाई। दो एकम दो, दो दूनी चार। सामने जमीन पर बिछी हुई फटी चटाई पर बैठे बच्चे मास्टर फकीर साईं की आवाज के पीछे दो का पहाड़ा दोहराने लगे। बच्चे यकजबान होकर दो का पहाड़ा जब पढ़ते तो इनकी आवाज गांव के आखिरी घर तक जाया करती थी। जिन बच्चों को चटाई पर जगह ना मिलती वो आलू की फटी बोरियां घरों से ले आते और इस पर बैठकर मास्टर फकीर साईं से तालीम हासिल किया करते थे। जिस गांव से मास्टर फकीर साईं का ताल्लुक था वहां पर तालीम का कोई भी निजाम ना था। जागीरदारों की हुक्मरानी थी और वो नहीं चाहते थे कि गरीबों के बच्चे तालीम हासिल करें, इसलिए गांव में कोई भी स्कूल ना था। मास्टर फकीर साईं की अपनी औलाद ने तो बाप की एक न मानी और तालीम की बजाय खेती बाड़ी को तरजीह दी और अंगूठा छाप बन गए। लेकिन मास्टर फकीर साईं चाहता था कि गांव के जो बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता होना चाहते हैं वो इन्हें इस नेमत से महरूम ना करे। इसलिए सख्त चिलचिलाती धूप में भी वो अपना पुराना कुर्ता और धोती पहने सर पर रुमाल रखे बाग में आकर बच्चों को पढ़ाने लगते। मोहल्ले के जो बच्चे पढ़ने के शौकीन थे अपनी लकड़ी की तख्ती और कलम उठाते और मास्टर फकीर के छोटे से बनाए गए स्कूल में जाकर बैठ जाते। तकरीबन 20 बच्चे थे जो कि मास्टर फकीर से इब्तदाई तालीम हासिल कर रहे थे। इनमें एक बच्ची नाजो नामी भी थी जो यतीम और बेसहारा थी। बस एक माँ ही थी जो कि अक्सर बीमार रहती थी। वो बच्ची सब बच्चियों में समझदार और ज़हीन थी। बस एक बार सबक देखती तो याद कर लेती। जागीरदार के घर में मुलाजमत भी करती थी, लेकिन पढ़ाई का शौक ऐसा था कि सबसे पहले पढ़ने आती और इसके बाद जागीरदार के घर काम करने जाती। 10 साल की उम्र में भी वो अपने घर की कफालत खुद कर रही थी। अपनी बीमार माँ की बीमारी का इलाज भी करवा रही थी और घर भी संभाल रही थी। मास्टर फकीर साईं को नासो नामी बच्ची से बड़ी हमदर्दी थी। इन्हें इसके अंदर रोशन मुस्तकबिल नजर आता था। कहते थे जब तक मैं हूं नाजो तुम्हें तालीम दिलवाऊंगा। मेरी ख्वाहिश है कि तुम बड़ी होकर डॉक्टरनी बनो और इसी गांव में अपना क्लिनिक खोलो। इस गांव में तालीम आम ना थी। वहां पर हॉस्पिटल का भी कोई नामो निशान ना था। बच्चे दाइयों के रहमो करम पर ही होते थे। अगर किसी औरत का कोई मसला पेचीदा हो जाता तो उसी में मर जाती, लेकिन इसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता क्योंकि गांव में कोई हॉस्पिटल ना था। दूसरे गांव तक पहुंचने में औरत वैसे ही जान से हाथ धो बैठती थी। मास्टर कदीर को अपने गांव की बदतर हालत देखकर बड़ा दुख होता था। वो चाहता था कि दूसरे गांव की तरह इसके गांव में भी हर चीज की सहूलत मैसर हो। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि बच्चे इनके इस ख्वाब को पूरा करें, लेकिन इनकी औलाद ने यह कहा कि जागीरदार कभी भी हमें अपने बच्चों के बराबर नहीं लाएगा। बेहतर है कि इनकी गुलामी कर लें ताकि साल भर की गंदुम हाथ लग जाए। इसलिए जागीरदार के खेतों में किसान की मुलाजमत करते और साल भर की गंदुम के साथ कुछ पैसे मिल जाते। मास्टर फकीर साईं की सारी उम्मीदें अब नाजो से वाबस्ता थीं। इसे बहुत प्यार करते थे। कभी कभी तो अपनी जेब से पैसे भी दे देते कि अपनी वालदा के लिए दवाई ले जाना। नाजो भी मास्टर कदीर की बहुत फर्माबरदार शागिर्दा थी। पढ़ने का भी बेहद शौक था। लेकिन एक बार जागीरदार के घर काम कर रही थी कि जागीरदार के बेटे की बुरी नजर इस पर पड़ गई। नाजो बहुत खूबसूरत और मासूम सी बच्ची थी, लेकिन जागीरदार की नजर में सिर्फ औरत ही होती है। वो इसकी उम्र का लिहाज नहीं करते, ना कि इसके नजदीक 10 साल की बच्ची बच्ची समझी जाती है और ना ही 40 साल की औरत औरत। दिल और नजर में अगर औरत का एहतराम ना रहे तो रिश्ते की पासदारी भी कहाँ अहम रह जाती है। बहरहाल जागीरदार के बेटे शराबी और अयाश किस्म के थे। मास्टर फकीर साईं जागीरदार के घर भी जाता था क्योंकि इसके छोटे पोते पोतियां भी मास्टर फकीर साईं से ही ट्यूशन पढ़ते थे। वो साथ साथ जागीरदार के पोते पोतियों को ट्यूशन भी पढ़ाता रहता और साथ साथ नाजों पर भी नजर रखता कि जानता था कि जागीरदार के घर का माहौल कैसा है। बेसहारा बच्ची है, अगर किसी ने इसके साथ कोई ऊंच नीच कर भी दी तो कोई भी इसे बचाने वाला नहीं है। मास्टर जागीरदार के पोते पोतियों को पढ़ा रहा था कि जब नाजो लाउंज में ही पोछा लगा रही थी।
जागीरदार के छोटे बेटे की मुसलसल नजर नाजो पर थी। यकदम ही इसे न जाने क्या हुआ, कहने लगा, ए लड़की, मेरे कमरे में जाकर इसकी सफाई करो। नाजो वैसे भी बहुत घबराती थी, फौरन से खड़ी होकर छोटे जागीरदार के कमरे में चली गई। मास्टर फकीर साईं का माथा उस वक्त खटका था जब फौरन से जागीरदार का छोटा बेटा भी अपने कमरे में चला गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उस वक्त फकीर साईं की तो जैसे जान हलक को आई थी। न जाने इन्हें नाजो से कैसी दिली वबस्तगी थी कि इन्हें नाजो अपनी बेटियों की तरह से अजीज थी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि जागीरदार के बेटे को अपने कमरे में गए हुए कि नाजो की चीखने चिल्लाने और बचाव की आवाजें आने लगीं। मास्टर फकीर तो फौरन से खड़ा हो गया और हाँफते हुए कमरे की तरफ गया। इसने फौरन से कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा जागीरदार के बेटे ने ही खोला था। मास्टर फकीर को गुस्से में सामने देखा तो कहने लगा, ए बुड्ढे, क्या मसला है तेरे साथ? मास्टर फकीर ने कहा कि इस बच्ची को छोड़ दो। वो कहने लगा, क्यों? तू कौन होता है मुझे ये कहने वाला? क्या तुझे अपनी औकात नहीं मालूम? याद दिलाऊं तुझे? एक वक्त ऐसा था कि उसी जागीरदार के बेटे ने भी अपनी इब्तदाई तालीम मास्टर फकीर से ही हासिल की थी, लेकिन आज जवान होकर ये सब भूल गया था और अपने दौलत के नशे में जो जी में आया बोल रहा था। एक जोरदार थप्पड़ मास्टर फकीर ने इस जागीरदार के बेटे के मुंह पर मारा। कहने लगा कि मेरी औकात ये है कि मैंने तुझे बोलना सिखाया है, पढ़ाना सिखाया है और मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। इसी असना में बड़ा जागीरदार भी वहां आ गया। इतनी देर में जागीरदार के बेटे ने मास्टर फकीर साईं का गिरेबान पकड़ लिया था। कहने लगा, बुढ़े, तेरी इतनी जुरत! इससे पहले कि जागीरदार का बेटा कोई और बदतमीजी करता, बड़े जागीर ने अपने बेटे का हाथ पकड़कर मास्टर फकीर का गिरेबान छुड़वाया। इसने अपने बेटे से कहा कि तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो? बाप के बोलने पर जागीरदार का बेटा खामोश हो गया, लेकिन खूनख्वार आंखों से मास्टर फकीर साईं को देख रहा था। मास्टर फकीर साईं ने इसे पीछे धकेला, कमरे में चला गया। नाजो उस वक्त पूरी तरह से कांप रही थी। इसका दुपट्टा भी जमीन पर गिरा हुआ था। मास्टर फकीर साईं ने झुककर नाजो का दुपट्टा जमीन से उठाकर बच्ची के सर पर अच्छी तरह से ओढ़ा और इसे अपने साथ लिए बाहर ले आया। कहने लगा, जागीरदार साहब, नाजो को यतीम बेसहारा मत समझिएगा। ये मेरी बेटी है और किसी ने इस पर बुरी नजर भी डाल दी तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और आप जानते हैं कि गांव में मेरी कितनी इज्जत है। जागीरदार ये बात जानता था कि मास्टर फकीर के साथ पूरा गांव खड़ा है, इसलिए अपने बेटे को ही घूरने लगा। मास्टर फकीर साईं नाजो को जागीरदार के घर से बाहर ले आए। कहने लगा, बेटा, आज के बाद तुम्हारी कफालत मैं करूंगा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं जागीरदार के यहाँ जाने की। नाजो अभी तक हवास बाख्ता होकर कांप रही थी, हिचकियों से रो रही थी। मास्टर साहब ने इसके सर पर दस्ते शफकत रखा और इसे तसल्ली दी और घर छोड़ा। वालदा ने जब अपनी बेटी की हालत खैर होती देखी तो रोने लगी, फिक्रमंद होने लगी, लेकिन टीबी की मरीजा थी और टीबी इसका बिगड़ चुका था। फिर वालदा बेटी के बारे में यूं ही सोचती रही, यही खौफ खाती रही कि कहीं जागीरदार आधी रात को इसके घर आकर अपना बदला लेने के चक्कर में इसकी बेटी को मार ही ना दे। वो भला कहाँ अपनी बच्ची को तहफ्फुज दे सकती है? पहले ही बीमार थी, खांस खांस कर बुरा हाल रहता था, इसलिए इस सोच ने ऐसा गम दिल को लगाया कि रातों रात चल बसी। सुबह जब नाजो स्कूल जाने के लिए तैयार हुई तो देखा कि माँ बिस्तर पर ही सोई हुई है, वरना तो इस टाइम वो अपनी माँ के खांसने की आवाज सुनती रहती थी। नाजो ने चाय बनाई, सबसे पहले माँ को नाश्ता करवाने के लिए माँ के बिस्तर के पास आई, लेकिन जैसे ही माँ को हिलाया जुलाया वो बेजान लेटी थी। ये देखकर नाजो की जान पर बन आई। इसने अपनी माँ को अच्छी तरह से झंझोड़ा, अम्मा अम्मा कहने लगी, मगर अम्मा तो इसे छोड़कर जा चुकी थी। नाजो के रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। ये खबर जब मास्टर फकीर साईं के पास पहुंची तो वो बहुत अफसुर्दा हुए। नाजो का रो रो कर बुरा हाल था। मास्टर फकीर साहब की बीवी भी इसे तसल्ली देती रही, लेकिन नाजो को कहां से सब्र आना था। बहरहाल माँ की तदफीन के बाद इसका घर खाली बयाबान हो चुका था। मास्टर फकीर ने बीवी से कहा कि हम बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं, वो अकेली यहाँ पर गैर महफूज है। उस वक्त तो मास्टर फकीर की बीवी कुछ ना बोली, लेकिन वो इस हक में ना थी कि पराई औलाद को अपने घर रख कर पाले। इसे हमेशा ही मास्टर फकीर के अंदर दाना मिजाजी से चिढ़ थी। वो हमेशा ही इसे मना करती थी कि तुमने क्या सब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लिखाने का ठेका ले रखा है, क्यों ये सब कर रही हो? लेकिन मास्टर फकीर के ख्वाब भी अलग थे। अपनी कोई सगी बेटी ना थी, बस बेटे ही थे। बहरहाल नाजो रोते धोते मास्टर फकीर के घर आ गई।
4 दिन इसकी बीवी और बहू ने नाजो से हमदर्दी जताई थी। नाजो के घर को मास्टर फकीर ने किराए पर चढ़ा दिया और इसका किराया वो नाजो को देने लगे। ये देखकर मास्टर फकीर की बीवी को गुस्सा आने लगा कि भाई खिलाएं पिलाएं हम, और घर का किराया ये इस बच्ची को दे देता है। पहले तो इसने मास्टर फकीर से कहा कि नाजो के घर का किराया इसके हाथ में रखा करें। मास्टर फकीर ने इनकार कर दिया तो इसकी बीवी ने नाजो के हाथ से किराए के पैसे छीन लिए और कहा कि हम ही तो तुम्हारे खर्चे पूरे कर रहे हैं, इस पैसे पर तुम्हारा कोई हक नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सबका रवैया नाजो के साथ बदलने लगा था, सवाए मास्टर फकीर साईं के। अब किराए के सारे पैसे मास्टर फकीर साईं की बीवी के पास ही आने लगे थे। मास्टर फकीर साईं रोजाना घर से गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए निकल जाते, तो उसी वक्त नाजो भी साथ ही मास्टर फकीर के साथ पढ़ने के लिए निकल जाती। 1-2 माह यूं ही गुजर गए, लेकिन अब मास्टर फकीर की बीवी को इस बात से भी चिढ़ हो गई। कहने लगी कि इस घर में रहती है, खाती पीती है, घर में मौजूद हर फर्द घर के कामों में हाथ बटाता है, जबकि ये महारानी सारा दिन घर से बाहर रहती है, शाम को आती है तो फिर किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती। इसलिए आज के बाद ये घर ही रहेगी, सारे काम काज में हमारा हाथ बिटाएगी, इसके बाद ही पढ़ाई के लिए जाएगी। नाजो तो खामोश हो गई, मगर मास्टर फकीर साहिब फौरन बोल उठे और कहने लगे कि नाजो अभी बच्ची है, ये घर के काम क्यों करे, इससे पहले भी तो घर के काम हो ही रहे थे। ये बड़ी होनहार और काबिल बच्ची है, मैं इसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टरनी बनाना चाहता हूँ, घर के काम काज तो होते ही रहेंगे। मास्टर फकीर साईं की बीवी ने जब अपने शौहर के मुंह से सुना तो मुंह में ही बुड़बुड़ा कर रह गई। धीरे धीरे नाजो के साथ मास्टर साहब की बीवी और बच्चों का बदलता हुआ रवैया देखकर मास्टर साहब परेशान रहने लगे थे। अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए भी सोच में गुम हो जाते कि वो ऐसा क्या करे कि इनकी बीवी और बच्चे नाजो के साथ अच्छा सलूक करने लगे, मगर ये इनके बस से बाहर की बात थी। आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने वकील से बात करके अपने घर और जायदाद में थोड़ा हिस्सा नाजो के नाम भी कर दिया। ये बात सबसे छुपी ही रही। मास्टर साहब चाहते थे कि इनके मरने के बाद ही राज खुले और यूं नाजो को मास्टर साहब की बीवी और बच्चों की डांट भी ना सुननी पड़े, बल्कि वो अपने हक से यहाँ रहेगी और इसके पास अपने घर का किराया तो होगा ही। ये सब सोचकर मास्टर साहब ने घर का कुछ हिस्सा नाजो के नाम कर दिया। मास्टर साहब की तबीयत भी अब कुछ खराब सी रहने लगी थी। वो अपनी साइकिल पर बैठकर गांव के बाग में जाकर बच्चों को पढ़ाया करते थे। सारा दिन बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर अब इनका सांस फूलने लगा था। अक्सर खांसते रहते, आंखों के नीचे हल्के पड़ते जा रहे थे। नाजो सुबह शाम इनके साथ ही आया जाया करती थी। वो मास्टर साहब की खराब तबीयत देखती तो फिक्रमंद सी हो जाती और इनकी खूब खिदमत किया करती, मगर इसके बावजूद इसकी बीवी और बेटों ने भी अभी तक नाजो को इस घर का हिस्सा नहीं समझा था। एक रोज वकील घर आया और सबके सामने ही कागजात दिखाते हुए कहने लगा कि मैंने तमाम तर कागजात तैयार कर दिए हैं, घर का हिस्सा और कुछ जायदाद नाजो के नाम हो चुकी है। आपकी वफात के बाद वो जायदाद नाजो को मिलेगी। जब फकीर साहब की बीवी ने ये बात सुनी तो इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। हक्की बक्की मास्टर फकीर साहब की जानिब देखने लगी। जो ही वो वकील घर से गया तो इसने आसमान सर पर उठा लिया और कहने लगी कि ये क्या बात है, नाजो आपकी लगती ही क्या है जो आपने अपने जीते जी इसके नाम जायदाद कर दी। इस जायदाद पर तो सिर्फ आपके बेटों का हक है, ना कि किसी और की औलाद का। मास्टर साहब के बेटे और बीवी ने इनसे खूब झगड़ा किया था। मास्टर साहब कुछ भी बोलने लगते तो इनकी बीवी इनका मुंह तक नोचने को तैयार हो जाती। वो तो नाजो को खूंखार नजरों से देख रही थी कि इसका तो बस नहीं चल रहा था कि नाजो का कुछ कर डाले या फिर इस अंधेरी रात में घर से ही बाहर निकाल दे। नाजो डरी सहमी मास्टर साहब के पीछे छुपी रोती रही। उस रात मास्टर साहब के दिल पर ऐसा असर पड़ा कि इन्हें अपने दिल वाली जगह पर दर्द महसूस होने लगा। रात के किसी पहर दर्द इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि वो अपना वजूद हिलाने से भी कासिर हो गए और फिर देखते ही देखते वो एक हल्की सी कराह के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। सुबह जब मास्टर साहब अपने कमरे से ना निकले तो नाजो तैयार होकर स्कूल के लिए छोटा सा थैला लिए इनके पास आई और मास्टर साहब को आवाज देने लगी। इतने अरसे से वो इतनी देर तक कभी नहीं सोए थे, मगर ये दूसरी बार था जब इसने अपने सबसे मुखलिस शख्स को इस दुनिया से जाते देखा था। वो चीखते चिल्लाते हुए मास्टर साहब को जगाने लगी। जब इसकी माँ की वफात हुई थी तो इसे फिर सहारा था कि सर पर मास्टर साहब जैसा शफीक उस्ताद मौजूद है, लेकिन अब तो जैसे इसकी कुल कायनात ही छिन चुकी थी। वो दीवानों की तरह चीखती चिल्लाती मास्टर साहब को जगा रही थी।
गांव के हकीम को बुलाया गया, मगर मास्टर साहब तो रात में ही वफात पा चुके थे। इनके कफन दफन का इंतजाम किया गया। बेटे और बीवी धाड़े मार मार कर रो रहे थे, जैसे इन्हें मास्टर फकीर से बेहद मोहब्बत हो। पूरा गांव ही मास्टर साहब की वफात पर अफसुर्दा था। यहाँ तक कि जागीरदार खुद भी मास्टर साहब के जनाजे में शिरकत के लिए आया था। वो गांव के साथ बेहद अच्छे थे, खासकर वो मासूम बच्चे जो माँ बाप के कहने के बावजूद मेहनत मजदूरी और खेती बाड़ी का काम छोड़कर मास्टर साहब के पास तालीम हासिल कर रहे थे। वो भी रो रो कर कह रहे थे कि आज हम यतीम हो गए, हमारे सर से एक उस्ताद का साया छिन गया, अब हमें कौन तालीम देगा। वाकई इन बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वहीं नाजो रो रो कर बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तो घर मेहमानों से खाली था। रात हो चुकी थी, हर कोई अपने कमरे में जा चुका था और वो वहीं जमीन पर गिरी पड़ी थी, क्योंकि इसका वाहिद कफील भी इस दुनिया से चला गया था। वो मास्टर साहब को दफना आए थे। इनका मट्टी के नीचे जाना था कि नाजो पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। मास्टर साहब की बीवी और बच्चे तो वैसे ही नाजो को अच्छा नहीं समझते थे। सारी जायदाद इन सब के नाम हो चुकी थी। सिर्फ वही रह गई थी जो नाजो के नाम की गई थी, और नाजो को 18 साल की होते ही इसे दे दी जानी थी। लेकिन वकील को भी पैसे देकर सारी जायदाद अपने नाम कर ली गई। अब नाजो के पास इसका घर ही बचा था, जिसका किराया मास्टर की बीवी अपने पास रखती। उन्होंने नाजो को घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। घर का कोई भी काम होता तो सब नाजो को ही आवाज देते थे। नाजो का अब इस दुनिया में कोई सहारा नहीं बचा था, इसलिए खामोशी से घर के सारे काम करती रहती। इसे पढ़ना लिखना अच्छी तरह आता था। घर में जो भी अखबार आता जिसमें ये लोग चीजें लाया करते, वो पढ़ती रहती। जहां से भी इसे कोई पुरानी किताब या सफा मिलता तो पढ़ती रहती, क्योंकि अब स्कूल जाकर पढ़ने का तो सवाल ही पैदा ना होता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वो 15 साल की हो गई। इन 5 सालों में गांव में थोड़ी बहुत तरक्याती काम भी हुए थे। जागीरदारों की हुक्मरानी में थोड़ी कमी आई थी और वहां पर हुकूमत की तरफ से एक स्कूल का इफ्तिताह कर दिया गया था, जिसमें मैट्रिक तक तालीम दी जाती थी। नाजो तो खुशी से फूले ना समाई थी। वो घर के काम भी करती और वहां पढ़ने भी जाया करती। इसे बहुत थोड़े वक्त में ही सब समझ आ गया था। इसने एक ही क्लास में दो दो जमातें पास कर ली। वो बड़ी ही लायक और मेहनती लड़की थी। आखिर को मास्टर फकीर साहब ने इस पर मेहनत ही बहुत की थी। मगर जब पढ़कर घर वापस आती तो इस कदर काम इसके लिए रखा गया होता कि रात के 10-11 बज जाया करते थे। इसकी आंखें नींद से भरी हुई होती, मगर वो बैठकर पढ़ाई किया करती। फजर की नमाज अदा करने के बाद थोड़ी देर इसकी आंख लगती तो एक बार फिर स्कूल जाने की सोचकर वो उठकर बैठ जाया करती। वो काफी कमजोर हो चुकी थी। इसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे। इसे देखकर हर वक्त मास्टर साहब की बीवी गालियां दिया करती, बुरा भला कहती रहती। लेकिन मास्टर साहब का बड़ा बेटा अब इंतहाई बिगड़ चुका था। इसकी नीयत नाजो पर खराब होने लगी थी। एक रात जब नाजो अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी कि मौके का फायदा उठाकर मास्टर साहब का बड़ा बेटा उस कमरे में चला गया और कमरे को कुंडी लगा दी। नाजो परेशान हो चुकी थी, रोने लगी और कहने लगी कि जाओ यहाँ से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मगर इसे इस पर रहम न आया। वो आगे बढ़ा और नाजो को दबोच लिया। नाजो चीखती चिल्लाती रही, मदद को पुकारती रही, मगर कोई भी इसकी मदद के लिए ना आया। इसने जब नाजो की इज्जत तार तार कर दी तो इसे वहीं फेंक कर कमरे से बाहर निकल गया। नाजो बेचारी रोती सिसकती रही। वो जब नाजो के कमरे से पलटा तो इसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने इसकी माँ खड़ी थी। इसका रंग उड़ा। बेटे को कमरे में ले जाकर थप्पड़ मार दिया और बातें सुनाने लगी कि अगर इसने शोर मचा दिया तो तेरी बीवी बच्चे और गांव वाले थू थू करेंगे। उसी रात बेचारी नाजो को धक्के देकर घर से निकाल दिया गया। वो रोती हुई वहीं पड़ी रही। जब जिस्म में जान आई तो रोती हुई वीरानों से खौफ खाते अपने घर की जानिब चली गई। इसका सामान बदसूरत पोटली इसके पास था। किराएदारों ने घर की मालकिन की हालत देखी तो इस घर में पनाह दे दी। नाजो की हालत खराब थी। इस घर में रहने वाली खातून ने नाजो की देखभाल की। वो खातून बे औलाद थी। इसका शौहर जागीरदार के यहाँ काम किया करता था। नाजो ने इसे अपनी रोदात सुनाई तो वो रोने लगी और अपनी बच्ची बनाकर रखने लगी। इस माँ जब किराया देने लगे तो नाजो ने लेने से इनकार कर दिया। कहने लगी, मेरे साथ मुखलिस रहें, मैंने बहुत धोखे खाए हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसने अपनी तालीम गांव से मुकम्मल की तो शहर के बड़े साइंस कॉलेज ने 10वीं जमात के बच्चों का टेस्ट लिया, जिसमें वो कामयाब हुई और इसकी आगे की तालीम शहर में मुफ्त हो गई। इसके दिमाग में मास्टर साहब का ख्वाब था। वो माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई।
8 साल का अरसा लगा था जब वो 8 साल बाद डॉक्टर बनकर वापस लौटी थी। गांव की पहली डॉक्टरनी पर फूल बरसाए गए थे, खुशियां मनाई गई थीं। मगर नाजो सीधी मास्टर साहब की कब्र पर गई। इनके लिए ढेरों दुआएं की, फिर माँ बाप की कब्र पे फातिहा पड़ी। वो कामयाब हो चुकी थी, मगर इसके दुश्मन सर पीट कर रो रहे थे। मास्टर साहब के बड़े बेटे की बेटी के साथ जागीरदार के बेटे ने जबरदस्ती करके हमला कर दिया। जब ये खबर आम हुई तो इस लड़की ने खुदकुशी कर ली। यही तो मकाफाते अमल था। जबकि कुएं से लाश निकाली गई तो पुलिस भी पहुंच गई। यूं मामला मजीद पेचीदा हो गया और वही बुढ़ा जागीरदार जिसने कई लड़कियों की इज्जत पर हमला किया था और मासूम नाजो से भी बदतमीजी करना चाही, इसे पुलिस पकड़ कर ले गई। नाजो ने खुदा की जात पर भरोसा किया था और बस मेहनत की थी। इसने मास्टर साहब के कहे के मुताबिक अपना क्लिनिक खोल लिया। वो सुबह शहर में सरकारी अस्पताल में ड्यूटी करती और शाम को गांव में मरीजों का मुफ्त इलाज किया करती। इसी के साथ गरीब बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल भी खुलवा दिया और यूं ही जिंदगी गुजारने लगी।